हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है सबका। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने देखा था कि भाई बायट-सैवर्ट लॉ कैसे हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट देता है, उसके लिए एक्सप्रेशन किया था। और फिर उस एक्सप्रेशन को यूज़ करके हमने एक इनफाइनाइट और फाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड किया था। वो एक्सप्रेशंस हमारे पास हैं। आई होप आपने उन एक्सप्रेशंस को, उन फॉर्मूलों को लर्न कर लिया होगा। वो आपको याद होने चाहिए दोनों फॉर्मूले, ठीक है। उसके बाद हमने 2-3 एग्जांपल्स करी थी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिसमें हमने स्ट्रेट कंडक्टर्स की कुछ कॉम्बिनेशंस बना के किसी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अभी बच्चों आज के इस लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में, हम पहले और 2-3 एग्जांपल्स करेंगे फॉर स्ट्रेट कंडक्टर्स, ताकि जो आपकी कल की अंडरस्टैंडिंग है लास्ट लेक्चर की वो और ज़्यादा अच्छी हो जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। अब हमारे पास एक सर्कुलर वायर होगी, सर्कल जैसी, उस वायर में से करंट पास कर रहा है, और आज के हम लेक्चर में सिर्फ उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करनी है, सर्कल के सेंटर पर, वो हम सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम एक सर्कुलर आर्क की मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड करने वाले हैं आज के इस एक्सप्रेशन में। फिर बच्चे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसमें हम सर्कुलर कंडक्टर्स की कुछ कॉम्बिनेशंस बना देंगे, और उसके साथ साथ सर्कुलर आर्क और स्ट्रेट कंडक्टर्स की कुछ कॉम्बिनेशंस बना के डिफरेंट शेप की कंडक्टर्स, डिफरेंट शेप की वायर्स लेके उनमें से जब करंट पास करवाएंगे तो किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करनी है फॉर द डिफरेंट शेप कंडक्टर्स, वो हम आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं। 2 फॉर्मूले इसमें लगेंगे, एक तो स्ट्रेट कंडक्टर वाले सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, दूसरा सर्कुलर लूप वाले जो आप इस लेक्चर में हम ड्राइव करने वाले हैं वो फॉर्मूले भी आपको याद करने हैं। इनके बेसिस पर जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हम सेकंड लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। इस केस में हमारे पास 2 कंडक्टर्स हैं। एक इस तरह से करंट जा रहा है I1 इनटू द पेपर, और इससे कुछ डिस्टेंस पर एक करंट डॉट लगा के रिप्रेजेंट किया गया है विच इज I2। दिस इज आउटसाइड द पेपर, आउटवर्ड्स द पेपर। ये पेपर के बाहर आ रहा है करंट, ये पेपर के अंदर जा रहा है, और इन दोनों में जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज गिवन R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। और I1 I2 की जो वैल्यूज हैं, I1 I2 की वैल्यूज आर ऑल्सो गिवन। I1 इज गिवन एज 5 एम्पेयर्स, I2 is given as 2 एम्पेयर। तो ये हमें 2 करंट्स दिए गए हैं, एंड वी हैव टू फाइंड दैट पॉइंट ऑन दिस लाइन जॉइनिंग वेयर द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 फाइंड करनी है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0। उस पॉइंट पर उसको न्यूट्रल पॉइंट भी बोल लेंगे क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है। और उस पॉइंट पर क्या होना चाहिए कि इन दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट। इक्वल होनी चाहिए और ऑपोजिट होनी चाहिए। तो ऑपोजिट के लिए पहले देखते हैं कि वो जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है क्या वो इन बिटवीन चाहिए या आउटवर्ड चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में ना मेंशन नहीं है कि भाई ये किस तरह का कंडक्टर है, लॉन्ग कंडक्टर है, इनफाइनाइट है, कैसा है, ये मेंशन नहीं है। लेकिन और भी कोई डाटा गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर इनफाइनाइट कंडक्टर कंसिडर करके चलना है। इनफाइनाइट कंडक्टर का जो फॉर्मूला होता है इस पे वो लगेगा, करंट बोला गया जस्ट I1 I2, तो हम इसकी लेंथ काफी लॉन्ग लेके चलेंगे। तो लॉन्ग कंडक्टर के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A ये होता है, ठीक है, वेयर A इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट। पहले हम डायरेक्शन को देखेंगे, ध्यान से देखो। अगर मैं इन बिटवीन ले लूं पॉइंट, कहीं पे यहाँ पे अगर पॉइंट ले लूं, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया, इस करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पर हमने कैसे फाइंड करनी डायरेक्शन, थंब को रखना करंट के अलोंग और राइट हैंड की फिंगर्स को घुमा के देखना है। तो यू विल सी कि राइट हैंड की फिंगर्स यहां से नीचे की तरफ जा रही हैं, ठीक है। थंब को रखो स्क्रीन के अंदर की तरफ, राइट हैंड के थंब को, और जब आप फिंगर्स को घुमाओगे तो दे विल रोटेट लाइक दिस। तो इस पॉइंट से फर्स्ट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड B1 वेक्टर वो नीचे की तरफ बन गया। इस केस में देखेंगे सेकंड कंडक्टर के लिए, सेकंड कंडक्टर के लिए पॉइंट यही है P मैंने माना जो। फिर से हमने क्या करना है, थंब को करंट के अलोंग रखना है, मतलब अभी इस केस में राइट हैंड के थंब को आउटवर्ड रखना है, और जब आप अपनी फिंगर्स को घुमाओगे तो वो ऐसे घूमेंगे, यू विल सी दे विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस, ठीक है। तो अगर वो ऐसे घूमेंगी तो इस कंडक्टर की भी जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नीचे की तरफ ही बनेगी B2। तो इसका मतलब है ये दोनों फील्ड्स ऐड हो जाएंगी।
कहीं पर भी ले लो पॉइंट, ये दोनों फील्ड्स ऐड हो जाएंगी अगर वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आप इन बिटवीन द कंडक्टर्स लोगे। ठीक है, तो ये चीज एक क्लियर हो गई। ये कौन सा केस है? ये है ऑपोजिट करंट्स वाला केस। ऑपोजिट करंट्स, दोनों करंट्स जो है ऑपोजिट है, एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है, तब जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है इन बिटवीन नहीं मिलता। इक्विलिब्रियम पॉइंट आउटसाइड द करंट कैरिंग कंडक्टर्स मिलता है, मतलब वो मिलेगा इस रीजन में, या तो इस लाइन पे मिलेगा या इस लाइन पे मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। जितना करंट छोटा हो जाएगा उतना डिस्टेंस भी छोटा होना चाहिए, सो दैट दे कंपनसेट। मींस ये जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, वो पॉइंट छोटे करंट के पास होगा। ध्यान रखना कि जो न्यूट्रल पॉइंट है दैट इज नियर टू द स्मॉलर करंट। ठीक है, तो यहाँ छोटा वाला करंट ये है 2 एम्पेयर और बड़ा वाला करंट ये है 5 एम्पेयर। तो न्यूट्रल पॉइंट जो होगा वो स्मॉल करंट के पास होगा, इसलिए मैं उस पॉइंट को यहां पे मानूंगा कि लेट अस सपोज दिस इज द क्यू पॉइंट जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रब कर देते हैं क्योंकि यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती, दोनों ऐड हो रहे हैं। लेकिन अगर पॉइंट आप आउटसाइड द कंडक्टर्स लोगे तो वहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकती है। तो लेट अस सी, हम मान लेते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है सेकंड कंडक्टर से वो x है। ठीक है, ये x मान लेते हैं और हमें ये x ही फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, अब Q पॉइंट पर हम इसकी फील्ड लिखेंगे फर्स्ट वाले कंडक्टर की, तो वो आ जाएगी B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R प्लस एक्स, क्योंकि फर्स्ट कंडक्टर का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट R प्लस एक्स है। ठीक है, तो ये B1 मैग्नेटिक फील्ड है। सिमिलरली इसी पॉइंट पर हम B2 का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो B2 का मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई और डिस्टेंस है x। इसके लिए डायरेक्शंस की बात कर लेते हैं। मैंने बता दिया आपको कि इस केस में इनवर्ड करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है, मतलब फर्स्ट कंडक्टर की नीचे की तरफ बनेगी B1, और सेकेंड केस में आउटवर्ड करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉकवाइज जैसे क्लोज लाइन होती है, पूरी क्लोज लूप, हम उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके बनाते हैं डायरेक्शन। तो ये B2 वेक्टर हो गया। ये दोनों ऑपोजिट हैं तो मतलब इक्वल कर देते हैं, इन दोनों को ऑपोजिट तो है ही है, जस्ट इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करके वी कैन फाइंड x फ्रॉम हेयर। तो फ्रॉम 1 and 2 B1 इज इक्वल टू B2, दे विल गेट कैंसल। म्यू नॉट I1 की वैल्यू 5 अपॉन 2 पाई R प्लस एक्स, R इज 6 प्लस एक्स, और यहां पर हो गया म्यू नॉट इंटू 2, सेकेंड वाला करंट हमारे पास 2 है, अपॉन 2 पाई एक्स। ठीक है, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसल, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसल, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 5x आ गया, और इधर हो गया 2 इंटू 6 12 प्लस 2x। ठीक है, तो 12 इज इक्वल टू 3x and x is equal to 12 by 3 means 4 centimeters. So 4 centimeters from the second conductor. At this point the magnetic field will be 0. Net magnetic field is 0. तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। अब इसी का सेकंड केस भी बन सकता है। सेकंड केस बन सकता है, हम नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। सेकंड केस बन सकता है when the currents are in same direction. When the currents are in same direction, तो उस केस में दोनों डॉट ले लेते हैं। अगर दोनों डॉट हैं करंट्स, ये I1 करंट है, ये I2 करंट है, और आपने फाइंड करना है नेट मैग्नेटिक फील्ड कहां से होगी। अब देखो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, मीन्स अगर मैं यहां पर P पॉइंट कंसिडर कर लूं तो इस P पॉइंट पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। थंब को स्क्रीन के बाहर रखो और फिंगर्स को घुमाओ तो I1 के कॉरस्पॉन्डिंग B1 ऊपर की तरफ बनेगा, और इस केस में भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज ही बनेगी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ करके नीचे की तरफ B2 बनेगी। अब जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा, अब जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो इन बिटवीन द कंडक्टर्स लाई करेगा, इस चीज को ध्यान रखना। अब सेम डायग्राम को 90 डिग्री से घुमा देते हैं। अगर आप सेम डायग्राम को 90 डिग्री से घुमा दोगे तो ऐसे भी बन सकता है। सेम प्रॉब्लम है, ये I1 करंट है, ये I2 करंट है। ठीक है, जस्ट मैंने इसको 90 से घुमा दिया, ये करंट बाहर की तरफ आ रहे थे, अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और इन दोनों में डिस्टेंस R है वैसे ही। अब जब
दोनों करंट्स की डायरेक्शन सेम है, तो उस केस में जो न्यूट्रल पॉइंट होगा दैट विल बी इन बिटवीन द कंडक्टर्स, कहीं पर होगा यहाँ पे जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके देखें, आपने थंब को इधर रखना है और फिंगर्स को घुमाना है, तो यहाँ पे फिंगर्स आपकी पहले इस कंडक्टर के लिए ऐसे घूमेंगी, तो यहाँ पर एक क्रॉस लग जाएगा, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, ठीक है। और दूसरे के केस में हमने अब थंब को इसके अलॉन्ग रखना है और फिंगर्स को घुमाना है, तो फिंगर्स अगर आप घुमाएंगे तो ऐसे घूमेंगी। अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है, तो यहां डॉट लग जाएगा, एक लग गया क्रॉस, एक लग गया डॉट, एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, एक आउटवर्ड है, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, है ना, जब इक्वल होंगी तो इसका मतलब है व्हेन द करंट्स आर इन सेम डायरेक्शन द न्यूट्रल पॉइंट लाइज इन बिटवीन द कंडक्टर्स। तो ये ध्यान रखना। और अगर करंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर वो आउटसाइड द कंडक्टर लाई करता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। मींस अगर एक करंट ऐसे ऊपर जा रहा है I1 और दूसरा करंट ऐसे नीचे आ रहा है I2, तो उस केस में लेट अस सपोज I1 इज लेस देन I2, ये वाला करंट छोटा है, ये बड़ा, तो जो न्यूट्रल पॉइंट होगा इसके पास होगा, यहां पे होगा, ठीक है। तो दिस विल बी न्यूट्रल पॉइंट, यहां पर कहीं पे होगा, जस्ट आपने इक्वेट करना है, एक डिस्टेंस x मान लेना और एक डिस्टेंस r, आपको पता ही है। तो वही सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया। और अगर I2 छोटा होता तो न्यूट्रल पॉइंट इस साइड पे होता, इसका ध्यान रखना। तो ये पैरेलल कंडक्टर्स का क्वेश्चन है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब सेम क्वेश्चन को ना ऐसे भी पूछा जाता है, दो कंडक्टर दे दिए जाते हैं ऐसे, करंट सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में दे देते हैं, जैसे यहाँ पे I1 दे दिया, यहाँ I2 दे दिया, और पॉइंट खुद से दे देते हैं, P पॉइंट, उसका डिस्टेंस दे देते हैं, ये सेपरेशन दे दिया R, ये दे दिया X। तो पूछ लेते हैं कि भाई P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो फिर डायरेक्शंस का ध्यान रखना है, सारा कुछ वैसे ही चलेगा। जैसे इस कंडक्टर की बात करें तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्रॉस लगेगा, इनवर्ड, और इस केस में करंट नीचे की तरफ है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड में डॉट लग जाएगा। तो मींस B1 जो है उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है और B2 जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है। मींस ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो आपने बड़ी वाली मैग्नेटिक फील्ड में से छोटी वाली को सब्ट्रैक्ट करना है। कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी डिपेंड करेगा इन वैल्यूज पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे B1 लिखनी है यहाँ पे, तो B1 का फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R प्लस एक्स। तो आपको सब कुछ गिवन होगा, R X एवरीथिंग इज गिवन। तो जब ये सब कुछ गिवन होगा तो आप ये फैक्टर देख सकते हो, ये बड़ा है या कोई दूसरा वाला बड़ा है। B2 कितना होगा, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई x, ठीक है, उसके लिए डिस्टेंस x है। तो डायरेक्शन हमने पहले ही बना ली है राइट हैंड थंब रूल लगा के कि भाई दोनों ऑपोजिट हैं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, बड़े वाले में से छोटे वाले को करना, ठीक है। तो जो आंसर आएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो उधर ही आएगी जिधर आपका बड़ा वाला वेक्टर है, जो भी इसमें से बड़ा होगा। डिपेंड करेगा ना I1 और x की वैल्यूज पर, इन चीजों पे डिपेंड करेगा। हो सकता है करंट बड़ा हो ये वाला, हो सकता है ये R और x के फैक्टर जो है वो बेसिकली R प्लस एक्स तो बड़ा ही है, करंट पे डिपेंड करेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ फाइंड कर लो, यहाँ कोई पॉइंट दे दिया Q पॉइंट, नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ फाइंड कर लो, यहाँ कोई पॉइंट दे दिया L पॉइंट, यहाँ भी फाइंड कर लो। तो हर किसी पॉइंट पर आप नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन CBSE में आया हुआ है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, जस्ट इसी फॉर्मूले की एप्लीकेशन है और वेक्टर्स आने चाहिए। चलिए अभी हम कर लेते हैं एक और क्वेश्चन। तो हम मान लेते हैं स्क्रीन के प्लेन में हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ के दो कंडक्टर्स पड़े हुए हैं, एक ये और एक उसके परपेंडिकुलर ये दूसरा वाला, ठीक है। और ये करंट है I1 और ये करंट है I2, दोनों इनफाइनाइटली लॉन्ग हैं और हमें फाइंड करनी है द लोकस ऑफ द पॉइंट एट विच द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। हमें लोकस फाइंड करना है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर बी नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों की जीरो हो जाए, वो हमें फाइंड करना है। लेट अस सपोज ए पॉइंट P, यहां पर हम एक पॉइंट मान लेते हैं कहीं पर भी P पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x, y। डायरेक्शंस की बात करते हैं। देखो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पर
वो हमारे पास आएगी इनवर्ड। ठीक है, तो मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्रॉस लगा देता हूं यहां पे। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ, थंब को इस तरफ रखो और फिंगर्स को घुमाओ और इस कंडक्टर को ग्रैस्प करना है, तो आपकी फिंगर्स ऐसे घूमेगी, तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड आएगी। मींस इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। कहीं और मान के देख लेते हैं पॉइंट, यहां देख लेते हैं पॉइंट मान के। चलो अगर यहां देख लें तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बात करें तो बाहर की तरफ है, ठीक है, और इसकी बात करें तो बाहर की तरफ है, मींस इस रीजन में नहीं हो सकता। अगर हम यहां पे बात करें दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। यहां पे बात करते हैं इस रीजन में, इस रीजन में इसकी मैग्नेटिक फील्ड फिर से लेफ्ट साइड है, बाहर की तरफ है, लेकिन दूसरे की इनवर्ड है ना। देखो दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर इनवर्ड है। देखो पहले की डॉट लगेगी, ऐसे ग्रैस्प करेंगे कंडक्टर को तो फिंगर्स यहां से बाहर आएंगी। इस केस में ऐसे बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्रॉस लगेगा। तो मतलब अगर हम पॉइंट यहां मानते थर्ड क्वाड्रेंट में तो यहां पर भी दोनों ऑपोजिट वेक्टर्स होते। लेकिन अगर हम फिर यहां चले जाते हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखें तो दोनों की ही मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगी, उसकी भी क्रॉस उसकी भी क्रॉस। मींस यहां पर नहीं हो सकता कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, और यहां पर भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं हो सकता जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो। तो रीजन 1 में हो सकता है, रीजन 3 में हो सकता है, ये 2 रीजन में नहीं हो सकता और रीजन नंबर 4 में भी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉसिबल है। ठीक है, चलिए फिर हम क्या करते हैं, अगर हमने एक्स वाई यहां माना है तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स यहां पे लिख लेते हैं। फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड B1 म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई। देखो B1 जो है ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं, उसके लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस जो है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है ना। मैंने एक्स वाई पॉइंट माना है ना, तो ये डिस्टेंस x डिस्टेंस पे होगा, यहां x आएगा। ठीक है, B1 में। और B2 में हमारे पास, मतलब इसकी बात कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ये y है, तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई y। ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई। अब हमें क्या चाहिए, डायरेक्शंस तो हमें पता ही है, दोनों ऑपोजिट हैं, जस्ट हम ये चाहते हैं कि दोनों कैंसिल हो जाएं, एक दूसरे के बराबर आ जाएं। तो वी विल जस्ट इक्वेट दीज टू वेक्टर्स, B1 इज इक्वल टू B2। इनको इक्वेट करेंगे म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई x, और दूसरे केस में म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई y। तो ये फैक्टर कट गए और हमारे पास इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू I2 बाई I1 इंटू x। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये। अगर मैं यहां पे पॉइंट मान लेता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, रिजल्ट तो सेम आने थे। मैं पॉइंट एक्स वाई की जगह माइनस एक्स माइनस वाई मान लेता तो डायरेक्शन भी चेंज होनी है और तो कुछ नहीं होना, रिजल्ट सेम है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आई है मेरे पास, y इज इक्वल टू mx, जिसकी स्लोप कितनी है, स्लोप है I2 बाय I1। वो जो स्ट्रेट लाइन है उस पूरी स्ट्रेट लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड। लेट अस ड्रॉ दैट स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से ओरिजिन में से पास करेगी ये पूरी स्ट्रेट लाइन। को बना के दिखाते हैं, ये देखो, कोशिश करते हैं ओरिजिन में से निकल जाए। हाँ ये, तो ये जो पूरी स्ट्रेट लाइन है, इस पूरी थर्ड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगी ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। कहीं पर भी पॉइंट ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, तो ये लोकस बन गया। सारे पॉइंट्स को मिला दो, उसको लोकस बोला जाता है। ठीक है, चलिए बताओ नंदनी, आ गया समझ? हाँ, बाकी यहां पर नहीं हो सकता पॉइंट, मैंने बता दिया, यहां पर भी नहीं हो सकता। चलो, तो ये स्ट्रेट कंडक्टर की कुछ एग्जांपल्स हमने और कर ली। अभी हम करते हैं सर्कुलर कंडक्टर, सर्कुलर लूप, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करनी है। तो पहले हम सेंटर पे करेंगे, उसके बाद एक्सिस वाला केस करेंगे। पहले हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर लूप। ठीक है, कॉइल के लिए फिर हम n टर्न्स ले लेंगे तो जस्ट n से मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो इसके सेंटर पे अभी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो लेट अस सपोज वी हैव ए सर्कुलर लूप और इसमें करंट इस तरह से जा रहा है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इसकी रेडियस कैपिटल R मान लेते हैं। ठीक है,
तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम पूरी लूप के लिए तो लिख नहीं सकते, लेकिन हम स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए लिख सकते हैं। तो यहां पर एक करंट एलिमेंट ले लेते हैं जो इस डायरेक्शन में है करंट के अलोंग, इसको बोल देंगे डीएल वेक्टर। ठीक है, तो इस डीएल वेक्टर की मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे लिखते हैं सबसे पहले बाय बायर्ट-सैवर्ट्स लॉ, और फिर उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो बाय बायर्ट-सैवर्ट्स लॉ the small magnetic field at P due to current element dl vector, I is current element I dl vector is, देखो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूंगा, डायरेक्शन की बात बाद में करेंगे। क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा by r square। तो दिस इज द बायर्ट-सैवर्ट लॉ। नाउ व्हाट इज थीटा? थीटा होता था बच्चे एंगल बिटवीन दिस पोजीशन वेक्टर, इसकी डायरेक्शन, और dl की डायरेक्शन। तो dl तो इधर है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है, तो ये 90 डिग्री है, क्योंकि dl जो है टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो 90 डिग्री है। तो थीटा इज 90 डिग्री हेयर, तो वो खत्म हो जाएगा और रिजल्ट में हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाय स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वेशन पॉइंट का वो रेडियस के बराबर है, और साइन थीटा इज 1। ओके, अब ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड पता लग गई। नेट मैग्नेटिक फील्ड इसको इंटीग्रेट करके आ जाएगी। तो इंटीग्रेट करने से पहले मैं कांस्टेंट्स बाहर निकाल दूं। म्यू नॉट आई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, रेडियस का भी स्क्वायर चेंज नहीं होगा क्योंकि सर्कल है तो रेडियस हर जगह कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन सिर्फ बनी डीएल की। Now what is DL? DL is small elementary length of loop, है ना। तो इसको इंटीग्रेट करोगे, अगर इंटीग्रेट करने का मतलब सारे पोर्शन जोड़ दो, इसके सारे स्मॉल पोर्शन इसके जोड़ दो, तो टोटल लेंथ हमारे पास L बनेगी, और वो L किसके बराबर होगा, 2 पाई r के बराबर। 2 पाई r इज द सर्कमफ्रेंस। तो मैं यहां पुट कर देता हूं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और डीएल की इंटीग्रेशन 2 पाई आर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 यहां पे गया, और एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट आ गया म्यू नॉट आई बाय 2 आर। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर लूप एट द सेंटर। डायरेक्शन की बात करते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल लगेगा। आपने इस तरह से फिंगर्स को घुमाना है, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को, और आपका थंब जो है वो इनवर्ड यहां पर पॉइंट करेगा। वैसे भी बताया कि अगर क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होती है। तो यहां हम क्रॉस लगा देंगे डायरेक्शन बताने के लिए, और यहां वेक्टर लगा देंगे कि भाई इसकी जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है। हो गया। अगर मान लो इस तरह की n लूप्स हैं, एक लूप की बजाय हमने एक और लूप रख दी, यहां पर एक और रख दी, n रख दी, टोटल स्मॉल n नंबर ऑफ लूप्स अगर हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाय 2r। तो जस्ट n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबकी मैग्नेटिक फील्ड ऐड होती चली जाएगी, करंट की डायरेक्शन सब में सेम है इसलिए ऐड होती चली जाएगी। अगर एक की करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों हमने यहीं पे रख दी एक दूसरे के साथ जोड़कर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक की इनवर्ड बन जाएगी, दूसरे की आउटवर्ड बन जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो इन चीजों का ध्यान रखना। ये हमारे पास हो गई मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास फुल लूप की बजाय एक आर्क हो, स्मॉल आर्क ऑफ लेंथ L, इसमें से मान लेते हैं करंट आई जा रहा है, और ये जो आर्क है ये सेंटर पे अल्फा एंगल बना रही है, और इसकी रेडियस कैपिटल आ रही है, ठीक है, मींस उस सर्कल का छोटा सा पार्ट मैंने ले लिया। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड मुझे बतानी है P पॉइंट पर कितनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड due to an arc of length L, radius R, angle alpha, current I। तो ये सारे पैरामीटर्स हमारे पास हैं। हम हर तरह से फॉर्मूला बना देंगे, इन टर्म्स ऑफ L भी लिख देंगे, इन टर्म्स ऑफ अल्फा भी लिख देंगे, जो भी हमें चाहिए होगा हम उसको यूज कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, वैसे ही
हम एक स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ यहाँ पर कंसिडर करेंगे, कहीं पर भी कर सकते हैं, यहाँ कर लेते हैं dl वेक्टर, ठीक है, दिस इज dl वेक्टर, और ये हमारे पास कैपिटल R है, ठीक है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, और फिर से जो एंगल है थीटा दैट इज 90 डिग्री, वही सर्कल वाला केस, तो साइन थीटा इज 1, तो वो तो है ही है। तो फिर अब लिखेंगे dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यहाँ पे 4 पाई होता है, यहाँ पे होता है dl, साइन थीटा होता है वो 1 हो गया, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, अपॉन आर स्क्वायर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो वो डिस्टेंस कैपिटल आर के बराबर है। दिस इज स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड अगेन। अब आप नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहते हो तो सेम ही है, जस्ट इसको इंटीग्रेट करना। अभी ये सब कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dl तो सेम ही है, बट अब इंटीग्रेशन ऑफ dl जो है वो बच्चों l के बराबर आएगी, वो 2 पाई r नहीं होगी क्योंकि ये छोटी सी लेंथ है, छोटी सी आर्क है, कंप्लीट सर्कल नहीं है, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, dl की जगह l आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ l एंड r। अब इसको अल्फा में लेके जाना है। इन टर्म्स ऑफ अल्फा कैसे लिखें, हम यहां पर l बाय r को विच इज r का अपॉन रेडियस, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एंगल का, है ना, एंगल इज इक्वल टू r का अपॉन रेडियस, तो l बाय r को अल्फा पुट कर सकते हैं, तो b फिर क्या बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, ये अलग से आ गया मेरे पास, और उसकी जगह l बाय r की जगह हम लिख सकते हैं, पहले मैं ऐसे लिख लेता हूं l बाय r, और इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू अल्फा, तो यहां अल्फा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया। ओके, अब मैं एक और फॉर्मूला यहां पे आपको बताऊं, हम यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, तो हाँ ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ अल्फा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू अल्फा, ठीक है। ओके, अब इस रिलेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, म्यू नॉट आई बाय 2r, इसको मैंने अलग कर दिया, और ब्रैकेट में अल्फा अपॉन 2 पाई अलग कर दिया। इस फॉर्मूले को आपने लर्न करना है, CTM ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो 2 पाई अलग कर लिया, 2 अलग कर लिया। अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला इतना पार्ट, वो है फुल सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड, ये फुल सर्कल के लिए है, तो फुल सर्कल की तो याद कर लो, सेंटर पर म्यू नॉट आई बाय 2r, और उसको आपने इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। अल्फा आपको गिवन होगा अलग अलग सिचुएशंस में, फॉर एग्जांपल अगर आपको अल्फा 30 डिग्री दिया गया, तो 30 डिग्री को पहले आपने रेडियंस में चेंज करना है, तो वो बनेगा पाई बाय 6, तो यहां पर आप पुट कर दो पाई बाय 6 अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो ये यूनिटरी मेथड है, इट इज द एंगल सबटेंडेड अपॉन टोटल एंगल, और ये पूरे का फैक्टर है ना। करके देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, देखो ध्यान से समझना, भी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। मान लो ये हमारे पास सेमी सर्कल था, तो इसमें ऐसे करंट जा रहा है, आई करंट, हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है P पॉइंट पर, तो यहां पर जो अल्फा एंगल है वो पाई के बराबर है, ठीक है। तो हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाय 2r कंप्लीट सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड इनटू अल्फा अपॉन 2 पाई, अल्फा इज पाई अपॉन 2 पाई, तो ये पाई से पाई कटा, मतलब ये हमारे पास आ गया आंसर म्यू नॉट आई अपॉन 4r। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई फुल सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2r है, तो हाफ सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड इसका हाफ होगा, इसका हाफ मतलब म्यू नॉट आई बाय 4r, मतलब आप जस्ट इसको आप हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट आंसर, ठीक है। तो ऐसे भी सोचा जा सकता है। देखो और एक एग्जांपल करते हैं, ये मान लो ये हमारे पास एक आर्क है, और ये सेंटर पे 45 डिग्रीज का एंगल बना रहा है, ठीक है, और आई करंट है। अब 45 डिग्रीज का मतलब है 45 डिग्रीज, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है, पाई बाय 4, तो अभी अल्फा पाई बाय 4 के बराबर है, और अगर वैसे सोचे तो ये पूरे सर्कल का चौथा हिस्सा है, फोर्थ पार्ट है ये, है ना, 45 डिग्री पे, फोर्थ है, एट्थ पार्ट है, ठीक है, पूरे सर्कल का। चलो ऐसे मत सोचो, आप ऐसे ही करो, देखो म्यू नॉट पूरे सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड लिखो, म्यू नॉट आई बाय 2r, और इसको मल्टीप्लाई कर दो
गिवन एंगल अपॉन टोटल एंगल से, ठीक है। तो ये पाई से पाई कटा और 1/8 का फैक्टर आया, तो 1/8 का फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 16 आ गया और r आ गया। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। डायरेक्शन की बात करनी है, राइट हैंड थंब रूल लगेगा। फिंगर्स देखो आपकी कैसे घूम रही हैं, क्लॉकवाइज ना, तो क्रॉस आ जाएगा, करके देख लो। तो यहाँ हम क्रॉस लगा देते हैं डायरेक्शन बताने के लिए। तो किसी भी स्मॉल सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड अभी आप निकाल सकते हो अगर आपके पास अल्फा एंगल गिवन है। एक और एग्जांपल करते हैं, ये देखो, एक ऐसे है हमारे पास पार्ट, करंट ऐसे जा रहा है, फिर डॉटेड लाइन है, एक करंट यहां पड़ा हुआ है ऐसे, ये इधर जा रहा है, फिर डॉटेड लाइन है, एक करंट फिर जा रहा है इधर, फिर डॉटेड लाइन है, यहां सेंटर है, ठीक है। तो मींस 3 करंट्स हैं, आई और आई, ठीक है। 3 करंट्स हैं हमारे पास, तीनों करंट सेम है और ये अरेंजमेंट है 3 कंडक्टर्स का, टेबल के ऊपर ऐसे कंडक्टर्स पड़े हुए हैं। तो इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है अभी हमें, ठीक है। एंगल कितना है, एंगल गिवन है, ये हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, एंगल अल्फा गिवन है, ठीक है, ओके। अब एंगल सबके लिए सेम है लेकिन रेडियस विल बी डिफरेंट, तो दे आर गिवन। इस केस में हमारे पास जो रेडियस है, ये डिस्टेंस x दिया गया है, सेकंड वाला डिस्टेंस यहां से पूरा y दिया गया है और थर्ड वाला डिस्टेंस जो है कंप्लीट फ्रॉम सेंटर ये z दिया गया, ठीक है। तो अभी हमें 3 फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, तीनों की मैग्नेटिक फील्ड लिखनी पड़ेगी। कैसे करना है, इसको 1 मान लेना है, इसको 2 मान लेना है, इसको 3 मान लेना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग b1 b2 b3 लिखने हैं। डायरेक्शंस का भी ध्यान रखना है। जब करंट ऐसे चलेगा क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी, जब करंट चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी। मैं लिख देता हूं, क्लॉकवाइज करंट तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी, एंटी क्लॉकवाइज करंट तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी, ठीक है। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, हमें रूल तो समझ आ गया कैसे लगाना है, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा। बार बार आप थंब नहीं लगा के देखोगे। क्लॉकवाइज करंट नजर आ रहा है तो इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज करंट नजर आ रहा है तो आउटवर्ड, ठीक है बच्चों। तो अभी B1 जो है फर्स्ट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड B1, उसको लिखेंगे तो म्यू नॉट I अपॉन टू, डिस्टेंस चाहिए ना, 2 इंटू आर, तो डिस्टेंस इसका है ऑब्जर्वेशन पॉइंट से z, तो 2z आएगा, साथ में अल्फा अपॉन 2 पाई का वेक्टर आएगा, अल्फा अपॉन 2 पाई। इन टर्म्स ऑफ अल्फा ही निकालने हैं क्योंकि हमें अल्फा दिया गया है यहाँ पे एंगल। तो ये B1 है, इसकी डायरेक्शन की बात करें तो क्रॉस आ जाएगा। सिमिलरली आपने B2 लिख लेना है, B2 सेकंड कंडक्टर के लिए म्यू नॉट I अपॉन B2 ये वाला है, इसका डिस्टेंस y है तो 2y आएगा और एंगल वही आएगा अल्फा बाई 2 पाई, क्योंकि एंगल तो सेम ही है ना अल्फा सबका, और लेकिन इसमें डायरेक्शन जो है ऑपोजिट आएगी, तो डॉट लगा दिया क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए आउटवर्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड, क्लॉकवाइज के लिए इनवर्ड होती है। और लास्ट है B3 मतलब इसकी फिर से क्लॉकवाइज करंट आ गया, तो डिस्टेंस लेकिन इस केस में x है, तो म्यू नॉट I अपॉन 2x, ठीक है। और साथ में फैक्टर आ जाएगा अल्फा बाय 2 पाई का और साथ में आ जाएगा क्रॉस डायरेक्शन के लिए। तो अभी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी उसमें आपने इन सबको वेक्टोरियली ऐड करना है। तो जो डायरेक्शन आप पॉजिटिव लोगे, मान लो मैंने इनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली और आउटवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ले ली, या उल्टा बोल दिया चलो आउटवर्ड मैंने पॉजिटिव ले ली, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर आउटवर्ड डायरेक्शन में ना हम z एक्सिस ले लेते हैं, ऐसे बनाते हैं ना x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो आउटवर्ड के अलोंग हम कौन सा यूनिट वेक्टर लेते हैं, k कैप, और इनवर्ड के अलोंग हम कौन सा लेते हैं, माइनस k कैप। तो जो आंसर है उसमें आप k कैप, माइनस k कैप इनको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड को मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, सारे कॉमन फैक्टर्स बाहर निकाल रहा हूं, म्यू नॉट I अल्फा अपॉन 4 पाई, ये सबका बाहर आ जाएगा ब्रैकेट में जो फर्स्ट वाली मैग्नेटिक फील्ड है उसमें लगा हुआ है क्रॉस, तो वो जो क्रॉस है 1/z के साथ, क्रॉस जो है उसके साथ मैं लगा दूंगा k कैप, इनवर्ड के लिए माइनस k कैप प्लस, सेकंड में हमारा फैक्टर है 1/y का बचा, उसके साथ हम लगा देंगे k कैप क्योंकि वो आउटवर्ड है, ठीक है। लास्ट वाला फैक्टर हमारे पास 1/x का बचा, उसमें हम लगा देंगे माइनस k कैप। तो ये हमारा आंसर है। इसको चाहे आप ऐसे ही कॉट कर दो, चाहे आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हो एलसीएम ले सकते हो, नीचे k कैप भी कॉमन ले सकते हैं, k कैप भी बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएंगे, तो ये हमारा आंसर है। इस तरह से ये एग्जांपल हो जाएगी।
और करते हैं क्वेश्चंस। ये कंडक्टर है, ठीक है, करंट ऐसे आए, ऐसे घूमा, ऐसे चला गया, और ये एंगल दिया गया है 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। और हमें अभी यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहले इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे। ये दोनों स्ट्रेट हैं, ये सर्कुलर है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है सेंटर वाला। अब ये जो पॉइंट है ये स्ट्रेट कंडक्टर के एक्सिस पे है। मैंने कल बताया था स्ट्रेट कंडक्टर के एक्सिस पे मीन्स यहाँ पर या यहाँ पर अगर पॉइंट हो तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। तो इसके एक्सिस पर है तो इसकी कंट्रीब्यूशन 0 है, देयरफॉर आई विल राइट B1 0। सिमिलरली B3 के केस में भी, थर्ड कंडक्टर के केस में भी पॉइंट एक्सिस पर ही है तो B3 भी 0 आएगा। सिर्फ ये आर्क बची, उस आर्क का जो एंगल है, सिर्फ ये आर्क बची और उस आर्क का ये वाला जो एंगल है वो है 2 पाई माइनस 90 डिग्री। 90 डिग्री को ना मैं इन टर्म्स ऑफ रेडियंस लिखूंगा पाई बाय 2, 2 पाई माइनस पाई बाय 2, तो ये बनेगा 4 पाई माइनस पाई बाय 2, तो एंगल इज 3 पाई बाय 2। तो ये एंगल है हमारे पास। तो थर्ड सेकंड कंडक्टर के लिए B2 ऐसे लिखेंगे, म्यू नॉट I बाय 2R, R इज द रेडियस, वो मैं मेंशन करना भूल गया, R इज रेडियस, इनटू एंगल अल्फा बाय 2 पाई। ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो म्यू नॉट I बाय 2R, अल्फा की जगह आ जाएगा 3 पाई बाय 2 और नीचे 2 पाई, तो ये कटा, 3 बाय 4 का फैक्टर आ गया, तो आंसर इज 3 म्यू नॉट I, 3 बाय 4 यहाँ से आया, 2 ये है 8 R। तो ये हमारे पास आंसर है। डायरेक्शन बतानी है इनवर्ड, तो इस केस में ये आंसर हो जाएगा। तो मतलब जहाँ स्ट्रेट कंडक्टर है ना, चेक कर लेना पॉइंट एक्सिस पे तो नहीं है। अगर पॉइंट एक्सिस पे है स्ट्रेट कंडक्टर के तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। एक और करते हैं। यहां से ये इनफाइनाइट कंडक्टर्स हैं लाइक दिस, और ये P पॉइंट है। करंट्स जो है वो कुछ इस तरह से गिवन है। 5 एम्पेयर करंट यहां से आ रहा है और उसके बाद ये करंट ऐसे गया, फिर ऐसे गया, मतलब यहां से करंट अपने आप डिवाइड हो गया, हमने कुछ नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं है। करंट आया, आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया, यहाँ वापस मिल गया किरचॉफ लॉ और वापस चला गया 5 एम्पेयर करंट, ठीक है। तो मीन्स अभी हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो एक इसके कारण ये स्ट्रेट, और ये वाला सर्कल सेमी सर्कल, एक ये वाला सेमी सर्कल, दोनों को अलग अलग लेके चलेंगे क्योंकि कंप्लीट सर्कल नहीं है। कंप्लीट सर्कल उसको मानेंगे जब करंट की सेंस ऑफ रोटेशन पूरे सर्कल में से सेम हो, लेकिन ये 2 सेमी सर्कल्स हैं, ध्यान रखना 2 सेमी सर्कल्स हैं। रेडियस इसकी कैपिटल रेडियस इसकी दी होगी, इसकी रेडियस दी गई है स्मॉल r विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस इज गिवन विच इज 5 सेंटीमीटर। तो अभी कुछ वैल्यूज दी गई हैं, वैल्यूज की टर्म्स में हमें निकालना है। तो दिस इज योर कंडक्टर 1, ये वाला सेमी सर्कल कंडक्टर 2, ये वाला सेमी सर्कल कंडक्टर 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। डायरेक्शंस का भी ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात करते हैं इस स्ट्रेट कंडक्टर की। तो ध्यान से देखो, थंब आपने इस तरफ रखा, तो जब आप फिंगर्स को घुमाओगे, इस कंडक्टर को ग्रैस्प करोगे, तो यहां से जो है आपकी फिंगर्स आउटवर्ड आएंगी। तो जो B1 है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, मैंने डॉट लगा दिया, ठीक है। B1 की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। सिमिलरली इस केस में अगर आप इसको ग्रैस्प करेंगे, थंब अपना इस तरफ रखें, ट्राई करें स्क्रीन पे और फिंगर्स को घुमाएं, तब भी आपकी फिंगर्स यहां से आउटवर्ड ही आएंगी स्क्रीन से। तो जो B4 की डायरेक्शन है वो भी आउटवर्ड है, ऐसे एनालाइज कर लेना। अब सेकंड केस में बात करें, अब आपने फिंगर्स को घुमाना है इसके अलोंग। ये करंट अगर आप देखें ना तो ये करंट एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होती है। तो B2 की डायरेक्शन सेंटर पे, इसका सेंटर ही है, ये आउटवर्ड है, और ये B3 है। B3 जो है वो क्लॉकवाइज करंट है, उसके लिए इनवर्ड होगी। तो B3 की डायरेक्शन इनवर्ड है। ओके, अब ये दोनों ही सेमी सर्कल हैं, दोनों में करंट सेम होगा। कितना होगा? ये 5 एम्पेयर है ना, तो 2.5 एम्पेयर यहां होगा और 2.5 एम्पेयर यहां होगा, क्योंकि करंट इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि जो लेंथ है कंडक्टर्स की वो इक्वल है, सेम ही कंडक्टर है। तो ये 2.5, ये 2.5, रेडियस भी सेम, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड्स भी सेम होंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का तो आंसर 0 आ जाएगा। ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, आंसर 0 आ जाएगा। बची ये दोनों B1 और B4, ये ऐड होनी है।
तो B1 इज इक्वल टू, हाँ जी, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। अगर आपको याद हो सेमी इन्फाइनाइट का केस है ये, सेमी इन्फाइनाइट कंडक्टर मैंने ऐसे बनाया था, ये वाला केस था, हमने एक एंड के सामने ऑब्जर्वेशन पॉइंट रखा था, तो आपको रिजल्ट ये निकाल के बताया था कि वो म्यू नॉट आई अपॉन 4πr होती है, वेयर r इज दिस डिस्टेंस। तो B1 इज दिस एंड B2 इज ऑल्सो सेम, तो मैं लिख देता हूं B2 इज ऑल्सो म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, सॉरी B2 नहीं B4, ये वाली की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, तो B नेट, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन आउटवर्ड है, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स मतलब म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो यहां सब कुछ पुट करेंगे, म्यू नॉट पुट करेंगे विच इज 4π इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2π, करंट इज 5, और ये जो r है रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻⁻2, तो ये पाई से पाई कटा, यहाँ 2, 5 से 5 कटा, -2 + 2 हो गया, सॉल्व करके आंसर आ गया 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो ये हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई, और डायरेक्शन भी साथ में बतानी है, डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो यहाँ डॉट लगा देंगे, ये आंसर है। ठीक है बच्चों, तो जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन मिले, उस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आपने सारे पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेना है। अब आपको एक फंडा बताते हैं, क्लोज लूप्स के लिए एक फंडा बताते हैं। मान लो किसी भी शेप की क्लोज लूप है, फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर है, यहां से कुछ करंट आई आपने एंटर किया और सेम करंट आई बाहर चला गया, तो इस केस में बाय सिमेट्री प्रिंसिपल, यहां I/2 जाएगा, यहां पर भी I/2 ही रहेगा, ये दोनों सीरीज में है, इसका भी I/2 यहां रहेगा और यहां I/2 रहेगा, ये दोनों आपस में मिलके बाद में I बनेगा, किरचॉफ लॉ आपको आते हैं। तो अगर अभी आप इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना चाहते हो यहां पर, तो वो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 0 आएगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, आप चेक कर सकते हो, क्योंकि देखो ध्यान से देख लो, क्लॉकवाइज है ना, ये दोनों करंट क्लॉकवाइज है, ऐसे चल रहे हैं, तो क्लॉकवाइज की मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज की आउटवर्ड, बाकी सारे पैरामीटर्स भी सेम है, डिस्टेंस सेम है, करंट सेम है, तो यहाँ पर सेंटर पे इस पॉइंट पर बी नेट जो होगा वो 0 होगा, किसी भी शेप का हो। सर्कल की बात करते हैं, ऐसे गया करंट सर्कल और ऐसे फिर बाहर आ गया, ठीक है। अब भी सेंटर पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, क्योंकि ये करंट क्लॉकवाइज है, ये करंट एंटी क्लॉकवाइज है, I/2 ठीक है। तो यहां पर भी 0, ट्रायंगल बना लो, अब डिटेल में नहीं जाना, सिमेट्री प्रिंसिपल हर जगह लग जाएंगे। यहां पर सेंट्रोइड होता है ना हमारे पास, ऐसे क्या, ये I करंट गया था, I बाहर आ गया, सिमेट्री प्रिंसिपल लगेगा, ऊपर करंट डिफरेंट होगा, नीचे डिफरेंट होगा, दैट इज ट्रू, बट मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रोइड पर 0 होगी बाय सिमेट्री प्रिंसिपल। सेंट्रोइड हमें पता है ना, तो जहां पर सारे मीडियस इंटरसेक्ट करते हैं, यहां पर बी नेट जो होगा 0 होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास क्यूब है, रेक्टेंगल है, कुछ भी है, हर केस में मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। इवन अगर हम सर्कल की बात करें लाइक दिस, मान लेते हैं यहां से करंट गया और यहां से बाहर आया, I करंट, मीन्स अभी ऊपर वाला पार्ट थोड़ा बड़ा है, नीचे वाला पार्ट थोड़ा छोटा है, करंट डिस्ट्रीब्यूट तो नॉन यूनिफॉर्मली होगा, मतलब I1 I2 दोनों डिफरेंट होंगे, बट सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। तो इस केस में भी बच्चों जो बी नेट होगा वो 0 होगा। इस केस में लेंथ के बढ़ने से करंट उतना ही कम जाएगा ऊपर, I1 करंट I2 से छोटा होगा, करंट कम होगा, एंगल बड़ा है, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर वाले पार्ट की, दैट इज म्यू नॉट I/2r, ये तो कंप्लीट सर्कल की होगी, साथ में α/2π का फैक्टर है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा टाइम्स I और अल्फा दोनों के ऊपर डिपेंड करती है ना। तो अगर अल्फा बड़ा कर दिया हमने, मतलब लेंथ बड़ी हो गई, लेंथ बड़ी होने से रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होने से करंट कम हो गया, सेम प्रोपोर्शन में उतना कम करंट जाएगा। ये B ऊपर वाली B1, नीचे वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है B2 उसके बराबर ही आएगी। नीचे वाली कितनी है, म्यू नॉट I, यहाँ I1 लिखते हैं, यहाँ I2 लिखते हैं, 2r, और यहाँ आएगा 2π माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2π। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे आंसर विल बी 0।
पर पहले आपको I1 I2 निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तब आंसर 0 आएगा। तो आंसर 0 आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है, याद रख लेना। के लिए एक लूप हमने ऐसे रख दी, इसमें करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है, और दूसरी वाली लूप हमने रख दी इसके परपेंडिकुलर ऐसे, इसमें करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है। हमें इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इस केस में अगर हम ऊपर से देखें तो ये ऐसे फिंगर्स अगर आपकी घूम रही है तो थंब ऊपर आएगा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड B1 ऊपर आ जाएगी। और इस केस में अगर आप ऐसे फिंगर्स को घुमाओ तो थंब आपका इस तरफ आएगा B2, ठीक है। ये डायरेक्शंस आपको बनानी आ गई। तो ऐसे बनी हुई है लूप, ये अंदर जा रहा है करंट, ये ऐसे बाहर, ऐसे चल रहा है ना करंट। तो इस पॉइंट पर राइट हैंड थंब रूल लगाओ, फिंगर्स आपकी घूमेंगी इस तरह से कि थंब आपका इस तरफ आएगा, तो इसलिए B2 इस तरफ है। अब मान लो कि ये वाला करंट था I1, रुको करंट सेम कलर से लिखते हैं। मान लो ये वाला करंट था I1 और ये वाला करंट है I2। ये करंट है I2, तो दोनों लिख लेते हैं। B1 रेडियस सेम है, B1 इज म्यू नॉट I1 अपॉन 2R एंड B2 इज म्यू नॉट I2 अपॉन 2R। अब ये दोनों जो है मैग्नेटिक फील्ड दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस केस में 90 डिग्री पे है। अंडर रूट रिजल्टेंट निकालना है ना, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर में म्यू नॉट बाय 2R तो कॉमन ही आ जाना है, और अंदर आएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, और डायरेक्शन है लेफ्ट ये वाली, ऐसे पैरेललोग्राम कंप्लीट करके ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो डायरेक्शन जो है वो हमें बतानी पड़ेगी। अगर आप ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में नहीं लिख रहे तो डायरेक्शन मैं बताता हूँ कैसे, टेंजेंट बीटा से बताते हैं। यहाँ पर एंगल बीटा मान लेते हैं, और टेंजेंट बीटा मीन्स हॉरिजॉन्टल के साथ हम बना रहे हैं, तो दैट विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर B1 के बराबर है, बेस B2 के बराबर है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, I1 बाय I2। तो जो एंगल है बीटा दैट इज tan इनवर्स I1 बाय I2। तो इस तरह से हम डायरेक्शन बता देंगे मैग्नेटिक फील्ड की, और ये मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हर जगह पे होल्ड करता है, चाहे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, चाहे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, इसी तरह से हम उसको करते हैं।